अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। हम रिमेनिंग जो हमारे टॉपिक्स हैं 1.4 तक डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 1.5 विच इज़ साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, कि साइंस जो है वो हमारे पास क्या है, एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि कोलैबोरेटिव जो है हमारे पास ये क्या होता है। कोलैबोरेटिव फील्ड एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें हमारे पास 2 और मोर पार्टीज़ वर्क टुगेदर, जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास पार्टीज़ होती हैं या लोग होते हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। फील्ड एक ऐसा शोबा, हम इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है कोलैबोरेटिव ये बार बार आपके पास आगे भी टॉपिक में यूज़ होगा। तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हम साइंस को ऐसा कोलैबोरेटिव फील्ड कैसे लेते हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए आप, कोलैबोरेटिव फील्ड, कोलैबोरेटिव फील्ड इन साइंस, कि हम साइंस में एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड किसको लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोलैबोरेटिव फील्ड जो बेसिकली हमारे पास है ये क्या होता है। कोलैबोरेटिव फील्ड तो मल्टीपल साइंटिस्ट मतलब मुख्तलिफ साइंटिस्ट में हमारे पास रिसर्चर्स वगैरह भी आ जाते हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट पर रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़, मुख्तलिफ एरियाज़ के वर्क टुगेदर, वो किसी भी प्रोजेक्ट पर इकट्ठे काम करते हैं टू सोल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी मसले को हल करने के लिए और अचीव अ गोल, और अपना गोल अचीव करने के लिए। तो हम कोलैबोरेटिव फील्ड में यही देख रहे होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ या मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, वो मिलकर काम करते हैं। मकसद सिर्फ एक ही होता है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करना और अपने किसी भी गोल को अगर वो अचीव करना चाहते हैं तो उस गोल को अचीव करना। अगर आपको इस डेफिनेशन के भी अच्छे तरीके से या सही से समझ नहीं आई तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को आपकी ये जो है एग्जाम्पल इससे क्लियर कर देती हूँ। यानी कि सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, बायोलॉजिस्ट। अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आपको पता है बायो के अंदर हम प्लांट्स को, एनिमल्स को, जितने भी जानदार हैं उसको स्टडी कर रहे होते हैं। वायरस वगैरह को भी हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं हम ये कहते हैं कि वो वायरस को स्टडी करते हैं। ठीक है, वायरस ए सेलुलर होते हैं, इनमें सेल्स नहीं होते। वायरस को अगर हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिस्ट जो है वो वायरस को स्टडी करता है। आगे हम कहते हैं कि केमिस्ट क्या करता है, वो क्रिएट करता है वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स को। ठीक है, वैक्सीन के इंग्रेडिएंट्स किस किस चीज़ से मिलकर, किस किस केमिकल से मिलकर वैक्सीन बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिशियन क्या करता है, उस वैक्सीन को टेस्ट करता है पेशेंट्स पर। और कंप्यूटर के जो हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं वो उस डाटा को एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं कि इस वैक्सीन जो उन पेशेंट्स पर लगाई गई थी इसकी हमारे पास कितनों को इसने इफ़ेक्ट किया है और कितने पर्सनस इससे सेफ रहे हैं, महफूज रहे हैं। यानी कि आप स्टूडेंट्स ये देखें कि अगर हम लोग बात करें कोलैबोरेटिव की फील्ड की, तो इस फील्ड में यही हुआ ना कि 2 और मोर पार्टीज़ वर्क टुगेदर, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं। तो ऐसा ही तो हुआ है, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, फिजिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, कंप्यूटर के जो साइंटिस्ट हैं सब ने मिलकर एक वायरस पर काम, जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 जो आया था हमारे पास, कोरोना वायरस, तो उसमें भी तो ऐसा ही था। कोरोना वायरस क्या था, कोविड-19 एक वायरस था और एट द एंड हमारे पास जो भी हम कह सकते हैं कि उसका इलाज हमारे पास एक वैक्सीनेशन नहीं थी। तो वायरस का इलाज हमेशा वैक्सीन से होता है। और फिर हमारे पास क्या हुआ कि एक जो हम कह सकते हैं क्रिएट अ वैक्सीन बना ली गई। तो ये इस एग्जांपल को मेरा स्टूडेंट्स आपको समझाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप इस टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरीके से डिफरेंट पार्टीज़, डिफरेंट लोग काम करते हैं। उनका गोल एक होता है, उन्होंने एक ही गोल होता है, एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है, उनका मकसद एक ही होता है। बट डिफरेंट कैटेगरीज़ के लोग या डिफरेंट कैटेगरीज़ के साइंटिस्ट उसमें कोलैबोरेट करते हैं, उसमें काम करते हैं। साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड। अब साइंस हमारे पास कोलैबोरेटिव फील्ड है। आप जानते हैं कोलैबोरेटिव क्या होता है, इन विच रिसर्चर्स, जिसके अंदर रिसर्चर्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम रिसर्चर्स साइंटिस्ट को कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरह के साइंटिस्ट फ्राम वेरियस डिसिप्लिन्स, वेरियस का मतलब हुआ मुख्तलिफ, डिसिप्लिन्स हम कहते हैं हमारे पास मुख्तलिफ फील्ड के वर्क टुगेदर इकट्ठे काम करते हैं टू सोल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। वही डेफिनेशन जो मैंने आपको उधर बताई थी, वही बातें हैं। आपने इनको ये देखना है, टू सोल्व अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, किसी भी पेचीदा मसले को हल करने के लिए वो इकट्ठे काम करते हैं। मुख्तलिफ वेरियस डिसिप्लिन फील्ड्स के, मुख्तलिफ फील्ड्स के शोबों के साइंटिस्ट या रिसर्चर्स। साइंस इज़ द कोलैबोरेटिव फील्ड, इसी को हम कोलैबोरेटिव फील्ड कह रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इकट्ठे काम किया जाता है। कौन काम करते हैं, साइंटिस्ट काम करते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी टीम का मतलब हुआ हमारे पास कि डिफरेंट फील्ड्स के साइंटिस्ट वर्क करते हैं टू अचीव अ वन गोल। अगर हम टीम को देखें तो टीम में भी हमारे पास क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं अपनी क्रिकेट टीम की, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं और हर एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से हर लिहाज से वेरी कर रहा होता है, उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, परफॉर्मेंस अलग
होती है। इसी तरीके से इसमें भी डिफरेंट साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट फील्ड्स के कैन टैकल प्रॉब्लम, वो टैकल कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को, उस मसले को मोर एफिशिएंटली, नहायत ही एफिशिएंटली हम कह सकते हैं आसान तरीके से, बाय लिवरेजिंग। अब ये जो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है लिवरेजिंग, इसका मतलब हुआ यूजिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए। स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ यूजिंग समथिंग, यूजिंग समथिंग, किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए। अब वो चीज़ हमारे पास क्या है? स्ट्रेंथ, पावर, ताकत को कहते हैं। स्किल्स को, किसी भी किस्म के स्किल्स हैं। एंड एक्सपर्टीज़, एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस, ऑफ ईच डिसिप्लिन, डिसिप्लिन किसी भी फील्ड के, ठीक है, ऑफ ईच डिसिप्लिन, हर एक या किसी भी फील्ड के, अगर वो किसी भी फील्ड से रेलिवेंट कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। लेकिन किसकी मदद से? बाय यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए अपने एक्सपीरियंस को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इट ऑफन लीड्स टू क्विकर, इट ऑफन लीड्स टू क्विकर एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। अब ये जो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है क्विकर, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है इन अ शॉर्ट टाइम, वेरी क्विकली, बड़ी ही तेज़ी से, एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन, और उसका हमारे पास क्या बना देते हैं? हमें एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन देते हैं, मतलब वो सॉल्यूशन जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए मेंटेन रख सकते हैं, उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, एक अच्छा सॉल्यूशन, हल उस मसले का हमें दे देते हैं। लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स। आगे हमारे पास क्या है, इसकी फ्यू एग्जांपल्स दी गई हैं, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत इस लाइन को नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स के भी ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उनको भी सर्च कर सकते हैं। बाकी भी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा टॉपिक है विच इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन हमारे पास क्या होते हैं? इंसान। जीनोम, जीनोम आपके लिए नया लफ्ज़ है। जीनोम जीन से निकला है स्टूडेंट, किससे निकला है? जीन से निकला है। ये बेसिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये जीन पर ही है। तो ये टॉपिक करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है, क्योंकि ये सेकंड ईयर का टॉपिक है जो अब हमारे पास, क्योंकि 2025 का नया सिलेबस है तो उन्होंने इसको 9th क्लास में डाल दिया है, बट ये सेकंड ईयर का टॉपिक है। तो थोड़ा सा आपको मैं इसके बारे में बता देती हूँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि स्टूडेंट्स, ऐसा होता था कि अगर हम बहुत पहले की बात करें तो कुछ डिजीज़ ऐसी होती थी जो नस्ल दर नस्ल एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में मुंतकिल होती थी, जैसा कि आपके पास कैंसर, हीमोफीलिया, एनीमिया, ये ब्लड की कमी की वजह से हो जाता है, खून की कमी इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसी बीमारियां थी जो एक इनहेरिटेंस में, विरासती सतह पर या विरासत में ही नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही होती थी। तो फिर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा भी ऐसा हो रहा है, इतना इस चीज़ को किस तरीके से सर्च किया जाए। तो लोगों के ज़हन में, जो साइंटिस्ट थे उनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आई। तो सबसे पहले ये पता चला कि जो हमारे पास कोड ऑफ लाइफ है ना, कोड ऑफ लाइफ वो डीएनए होता है। कोड ऑफ लाइफ हमारे पास डीएनए होता है। तो उन्होंने सोचा कि अब हम इस कोड ऑफ लाइफ को किस तरीके से डीकोड करें, ठीक है, इसको हम किस तरीके से देखें। तो ये पता चला तकरीबन 1999 की बात है, 1999 के अंदर ये बात सामने आई कि जो हमारे पास पहला क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम, वो डिस्कवर हो गया। आप ये तो जानते हैं एक्स क्रोमोसोम हमारे पास फीमेल्स के होते हैं, वाई क्रोमोसोम हमारे पास मेल का होता है। तो पहली बार एक्स क्रोमोसोम का पता चला 1999 के अंदर। फिर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मज़ीद इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। हमारे पास पहला क्रोमोसोम पता चल चुका था। आप जानते हैं हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स 23। तो फिर जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर हमारे पास मज़ीद काम किया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर, तो ये पता चला कि जो हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल जो हमें आम आँख से नज़र भी नहीं आता, उसके अंदर जो डीएनए होता है वो 1.5 मीटर तक लंबा डीएनए होता है, बट हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आता। तो साइंटिस्ट को जो था वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पता चला। इसका पता चलाना ये ज़रूरी था, सिर्फ इतनी वजह थी कि पता चले जो ख़ानदान से ख़ानदान, नस्ल दर नस्ल जो बीमारियां मुंतकिल हो रही हैं वो क्यों हो रही है, वजह क्या थी। एक मैप की सूरत में उनको बनाना था। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये प्रोजेक्ट जो था स्टूडेंट्स, ये एक इतना लंबा प्रोजेक्ट था कि इसको 13 साल लग गए थे, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद ये हमारे पास 1990 में लॉन्च हुआ, 2003 में कंप्लीट हुआ। इस पर बहुत सी रिसर्च की गई,
ठीक है, जो हमारे पास यूएसए का एक इंस्टीट्यूट था, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसके बाद यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने इसमें इसको स्टार्ट किया। फिर इसमें जापान, जर्मनी, फ्रांस और चाइना ने भी कंट्रीब्यूट किया। इतनी लार्ज अमाउंट में इस पर हमारे पास एक अमाउंट लगी थी जिसको हम $9 मिलियन कह सकते हैं। ठीक है, हम मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, ये सारा मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। सिर्फ क्या मकसद था, जेनेटिक मैप को बनाना, बेसिस के सीक्वेंस को, वो जो हमारे पास ऐसी इस तरह की सीक्वेंस होता है बेसिस का, उनको बनाना मकसद था, जेनेटिक मैप को बनाना मकसद था। इतना सारा काम, 13 साल, इतनी कॉस्ट, इतनी मनी लगाई गई इस प्रोसीजर पर। सिर्फ हमने क्या बनाना था, ह्यूमन जीनोम के अंदर हमने एक मैप डिज़ाइन करना था। तो अब इस टॉपिक को देख लेते हैं। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो हमारे पास ह्यूमन जीनोम जीन्स रेलिवेंट प्रोजेक्ट था, इसका एम क्या था, टू सीक्वेंस एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम। इंटायर कहते हैं कंप्लीट, फुल, एक मुकम्मल इंसान के जीनोम के मैप और सीक्वेंस। मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ कि इतना सारा प्रोसीजर, 13 साल इस बात में लग गए कि ह्यूमन का जो हमारे पास मैप था उसको बनाने में, और बेसिस का जो सीक्वेंस था उसको, ये एम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का। दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। 2003 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ये भी आप देख चुके हैं। इसमें इन्वॉल्व्ड हुए रिसर्चर्स हम पहले भी स्टार्ट में इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं कि रिसर्चर्स हमारे पास साइंटिस्ट होते हैं जो रिसर्च वगैरह करते हैं फ्रॉम वेरियस मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स, मुख्तलिफ फील्ड्स के, इंक्लूडिंग मोलिकुलर बायोलॉजी। उसमें इंक्लूड है मोलिकुलर बायोलॉजी। अब मोलिकुलर बायोलॉजी स्टूडेंट्स क्या होती है, मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, हम स्टडी कर रहे होते हैं एट मोलिकुलर लेवल के अंदर। अब मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, मीन्स टू से दैट डीएनए, हमारी प्रोटीन्स, उनको हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी कर रहे होते हैं। जेनेटिक्स हमारी इनहेरिटेंस रेलिवेंट है, जिसमें हम विरासत को देख रहे होते हैं। इन्फॉर्मेटिव्स का मतलब है जिसमें हमने अपने जो हमारा डाटा वगैरह है जो हमारा डाटा है उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, उसको कलेक्ट करना है, स्टोर करना है, एनालाइज करना है फॉर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सिर्फ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये हम इन्फॉर्मेटिव्स में देख रहे होते हैं। कंप्यूटर साइंस हम पहले भी देख के आ चुके हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर हम लोग किस तरीके से वो सारा कुछ है कि हम डाटा को एनालाइज करते हैं। कंप्यूटेशनल जो हमारे पास है पीछे बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, उसके अंदर हम इसको देख चुके हैं। और एल्गोरिथम और इन द फॉर्म ऑफ मैथ के जो मॉडल्स वगैरह होते हैं, कंप्यूटर्स के जो मॉडल्स होते हैं उसकी सूरत में। तो ये आपके पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट का लफ्ज़ निकला है, इसमें हम देख रहे होते हैं अपने वेदर को। ठीक है, हम किसको देख रहे होते हैं स्टूडेंट्स, हम इसमें वेदर को देख रहे होते हैं, मौसम वगैरह को। ठीक है, हम वेदर या हम कह सकते हैं मौसम वगैरह को हम इसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज को भी रिक्वायर होती है, ज़रूरत होती है कोलैबोरेशन हम देख चुके हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एक लोगों की बनी हुई हम पार्टी कह सकते हैं, तंजीम कह सकते हैं, उसकी ज़रूरत होती है अमंग मैनी डिसिप्लिन्स, बहुत सारी फील्ड्स में। सच एज उन फील्ड्स को आपके पास एक्सप्लेन कर दिया गया। एटमॉस्फेरिक साइंस के अंदर हम हवा वगैरह को, उसमें ऑक्सीजन वगैरह को देख रहे होते हैं। इकोलॉजी हम देख रहे होते हैं। हमारा इकोलॉजी का मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, हमारा एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है। इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमारे पास है इसके अंदर हम लोग मईशत को देख रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास कोई चीज़ है तो उसका हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसकी क्या कॉस्ट थी। उसके बाद है हमारे पास सोशियोलॉजी, इसके अंदर हम लोग बेसिकली किसको देख रहे होते हैं, ये लफ्ज़ सोशल से निकला है। सोशल हमारा क्या होता है, हमारा बिहेवियर, कि हमारा क्या बिहेवियर है विद एनिमल्स, विद प्लांट्स, की हमारा कि हर चीज़ के साथ क्या बिहेवियर है, उसके इस क्लाइमेट चेंज रिसर्च के अंदर इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। मेडिकल रिसर्च, अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास मेडिकल रिसर्च है इसके अंदर हम लोग देख रहे होते हैं, बेसिकली हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करनी है, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। तो मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स अपॉन, ये भी डिपेंड कर रही होती है इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन पर। हम इन दोनों लफ्ज़ को पीछे डिस्कस कर आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमारे पास कैंसर रिसर्च है, इन्वॉल्व्स ऑन्कोलॉजिस्ट्स। अब ये जो हमारे पास है ये उन डॉक्टर्स को कहते हैं जिन्होंने अपनी स्पेशलाइजेशन की होती है कैंसर में, तो उनको हम कैंसर कंसल्टेंट्स भी कह सकते हैं। बायोलॉजिस्ट हम देख चुके हैं, बायोलॉजिस्ट जो हमें ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में बताते हैं। बायोकेमिस्ट जो हमें हमारे केमिकल्स के बारे में बताते हैं, डीएनए, प्रोटीन्स, जेनेटिक्स। ठीक है, जो हमारे पास ये जो इसमें हमें इनहेरिटेंस, जीन्स वगैरह को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजिस्ट ये हमें फार्मेसी से निकला है, जिसमें हमारे पास ड्रग्स, मेडिसिन के बारे में हमें बताते हैं। मेडिसिन जो हमारे पास होते हैं इसके अंदर हम बेसिकली स्टैट्स को देख रहे होते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स को देख रहे होते हैं कि हमारे पास कोई भी डाटा है, हमने उसको किस तरीके से एनालाइज करना है, पहले उसको तजिया करना है, फिर उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर हमारा 4, वो है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ये एब्रीवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके अंदर हम लोग देख रहे होते हैं कि हमने कैसे आर्टिफिशियल, हम ऑटोमेटिकली हमने मशीन्स की डेवलपमेंट करनी है जो हमारे पास क्या हो, ऑटोमेटिकली काम, इंटेलिजेंस मशीन्स को बनाना है जो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली काम करती हूँ। द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, ये जो फील्ड है, जो शोबा है रोबोटिक्स का एंड AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी, ये बहुत ज़्यादा इंटरडिसिप्लिनरी है।
इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं। इट इन्वॉल्व्स, इसमें इन्वॉल्व होती है हमारे पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस जो कंप्यूटर से रेलिवेंट होती है, जिसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर डाटा वगैरह आ जाता है। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग जो हमारे पास होती है इंजीनियरिंग, इसके अंदर कि हमारे पास कोई भी, हमने कोई मशीन बनानी है, उसको किस तरीके से डिज़ाइन करना है, बिल्ड करना है, वो सारा कुछ। मैथमेटिक्स के अंदर आप लोग देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो हमारा डाटा है, मैथ्स में हम लोगों ने बेसिकली नंबर्स को, पैटर्न्स वगैरह को देखना होता है। न्यूरो साइंस, न्यूरो जो लफ्ज़ है ना, ये किससे निकला है, न्यूरॉन से निकला है, ठीक है। ये जो न्यूरो लफ्ज़ है ये न्यूरॉन से निकला है। न्यूरॉन हमारा नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन वगैरह में, बेसिकली इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रेन कैसे वर्क करता है, एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। और जो हमारे पास फिजियोलॉजी है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाउ आवर बॉडी वर्क्स। हम फंक्शन ऑफ अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन को, लिविंग बॉडी के फंक्शन को देखते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करती है। दिस कोलैबोरेशन, ये जो हमारे पास एक कोलैबोरेशन है, हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स, इसने बहुत सी, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ही अहम ख़ास एडवांसमेंट्स की हैं, तरक्की की है मज़ीद इन रोबोटिक सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम में इन सब चीज़ों ने मिलकर बहुत ही हमारी हेल्प की है, हेल्पफुल रही है। उसके बाद हमारे पास ऑटोनोमस व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स, ऑटो का लफ्ज़ ये किससे निकला है, ऑटोनोमस मतलब होता है ऑटो, खुद ब खुद, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑटो खुद, खुद ब खुद, ठीक है। ऑटो जो हमारे पास लफ्ज़ है ये है खुद ब खुद। इसमें हमारे पास आ जाते हैं हमारे ड्रोन्स, कैमरा। उसके अलावा हमारे पास ऐसी ऑटो कार्स हैं जो बाय सेल्फ होती हैं, मतलब खुद से चलने वाली, ठीक है। हमारे रोबोट्स वगैरह जो खुद से चलते हैं। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये जो हमारे पास मशीन लर्निंग होती है स्टूडेंट्स, ये सेम लाइक कंप्यूटर होती है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो ऐसा है कि अगर आप लोग के पास एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी कुछ भी नहीं पता, आप उसको कोई कोई आप उसको पिक्चर दिखा देते हैं, ठीक है। आप उसको दिखा देते हैं कि ये हमारे पास जो एक पिक्चर है, एक हमारे पास एप्पल की पिक्चर है, एक बनाना की है, तो वो बच्चा है उसको तो भी नहीं पता, बट क्या होगा, पहले वो उसका एनालाइज करेगा, देखेगा अच्छा ये एप्पल है, ये बनाना है। आप कुछ टाइम बाद उससे फिर उसको जस्ट पिक्चर दिखाएंगे, नहीं आप उसको बताएंगे नहीं, तो वो आपको बताएगा दिस वन इज़ एप्पल एंड दिस वन इज़ बनाना, वो खुद आपको बताएगा। तो कंप्यूटर का भी ये, आप इसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, देन ये आपको उसका आउटपुट दे रहा होता है। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि अगर हम, हमारे पास हम अपने जो हमारे पास है गूगल या हम किसी भी चीज़ को अगर हम अपनी लैंग्वेज दें, यानी कि अगर हम इंग्लिश कहें या स्पेनिश कहें, तो वो हमें बदले में, हम हर तरह की हमारी लैंग्वेज को समझ के, हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर दे, तो हम इसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं अपनी स्टार्स को, ठीक है, मून्स वगैरह को, प्लैनेट्स को, पूरी होल यूनिवर्स को हम लोग इसके अंदर क्या देख रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर कि किस तरीके से स्पेस में ट्रैवल किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स, हम तंजीम को कहते हैं लाइक नासा। अब नासा हमारे पास क्या है, एक हमारी तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो नासा की जो हमारे पास फुल फॉर्म है वो है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी फुल फॉर्म है। एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, विच वन इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व करता है साइंटिस्ट को, इंगेज करता है, जोड़ता है वेरियस फील्ड्स, मुख्तलिफ फील्ड्स में, इंक्लूडिंग, अब इसमें भी इंक्लूड है किस तरीके से ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, किस तरीके से इसमें साइंटिस्ट काम करते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स स्टूडेंट्स, एस्ट्रोफिजिक्स, अब देखें एस्ट्रो का लफ्ज़ एस्ट्रोलॉजी से निकला है। एस्ट्रोलॉजी हमारे पास माहिर फल्कियात होते हैं, जो हमें ये मोशन ऑफ मून, ये गर्दिश, तारों की गर्दिश, प्लैनेट्स की, इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हो। जैसा कि आप जानते भी हैं, कुछ लोगों का इन चीज़ों पर बिलीव भी होता है। ये स्टार्स वगैरह का जो हमें इल्म दे रहे होते हैं, नॉलेज दे रहे होते हैं, किसी का कोई स्टार है तो उससे रेलिवेंट, ये वो एस्ट्रोफिजिक्स इसमें देखते हैं। उसके बाद हमारे पास है जो हमारा नेक्स्ट, वो है प्लानिटरी साइंस, ठीक है, जो हमारे पास प्लैनेट से रेलिवेंट है। इसके अंदर हम अपने प्लैनेट्स को देखते हैं, जैसे हमारे पास अर्थ है, मून है, मार्स है, जुपिटर है, ठीक है, इस तरह के। उसके बाद हमारे पास है इंजीनियरिंग के अंदर वही किस तरीके से हमने किस चीज़ को बिल्ड करना है, डिज़ाइन करना है। बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ को देखते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ईच एंड एवरीथिंग, हम हर जानदार को स्टडी कर रहे होते हैं। एंड मेडिसन के अंदर आप देख चुके हैं, हमारे पास सारी ड्रग्स, हमारी जितनी भी हमारे पास हमारी क्या है मेडिसन्स वगैरह हैं, वो इसके अंदर आ जाती हैं। दीज कोलैबोरेशन, ये सारी की सारी कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें कोलैबोरेशन, हम इन सबको ही कहेंगे। ये जो हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स है, जो हमारे पास हमारी इंजीनियरिंग है, बायोलॉजी है, मेडिसन है, प्लानिटरी साइंस है, इन सबको हम एज आ कोलैबोरेशन लेंगे। इनेबल्स, ये इस काबिल करती है साइंटिस्ट को टू इन्वेस्टिगेट, कि वो इन्वेस्टिगेट करें। इन्वेस्टिगेट कहते हैं, ये लफ्ज़ इन्वेस्टिगेशन से निकला है, किसी भी चीज़ का पता चलाना, इन्वेस्टिगेट करना, द कॉस्मस। अब जो हमारे पास कॉस्मस है, ये हमारी होल यूनिवर्स है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हमारी होल यूनिवर्स है, कि हमारी कायनात में, यूनिवर्स में
क्या कुछ हो रहा है, ये हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के ज़रिए से पता चलाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।